नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ तिशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे लिए चलते आपको वाराणसी, जहां पर यूपी कॉलेज के स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। जिन पर हम पब्लिक स्कूल बनाते हैं, सीबीएसई का जो कठिन उनके नियम है कि कम से कम उसमें 2 एकड़ लैंड होनी चाहिए। और मुझे लगता है इनके पास यहाँ पे सैकड़ों एकड़ भूभाग है, जहां पर बालिकाओं के भी संस्थान चल रहे हैं, पब्लिक स्कूल भी चल रहा है, इंटर कॉलेज भी चल रहा है और महाविद्यालय भी चल रहा है। यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम भी है और भी अन्य तमाम डेयरी भी है, एग्रीकल्चर का फार्म भी है और भी कुछ चल रहा है। ये सभी कुछ यहाँ पे वाराणसी के अंदर, काशी के अंदर एक साथ एक कैंपस के साथ ये सब जुड़े हुए हैं और सब संचालित हो रहे हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि उनके मन में एक तलब थी, कैसा भारत हम देना चाहते हैं। राजर्षि का जन्म, और वे राजा थे भिंका स्टेट के, जो आज का श्रावस्ती जनपद है। काशी विद्या की केंद्र थी, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, काशी इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह होगी। उन्होंने काशी में आकर के इस कार्य को आगे बढ़ाया और काशी आज जिस रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ी, 1909 में उदय प्रताप शिक्षा समिति के माध्यम से संस्थान की स्थापना और 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। काशी की दिशा से 2 महत्वपूर्ण कदम रहे हैं। इन 100 वर्षों में अनेक विभूतियों ने जीवन के अलग अलग क्षेत्र में और देखिए, संभल में हुई हिंसा पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस, सिपाही से लेकर अधिकारी तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के लिए निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ गैर कानूनी घटना को अंजाम न दे जा सके। और बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि संभल को बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं। देखिए, अगर आप बीजेपी की बात मानोगे तो गड्ढे में गिरोगे, जाके बीजेपी की बात मानोगे तो खाई में गिरोगे। बीजेपी वालों से पूछिए, क्या चुनाव कराया था आपने उत्तर प्रदेश में? कोई ऐसा मुसलमान भाई नहीं था जिसको इन्होंने रोका ना हो। लाठी से, बंदूकों से गाली गलौज की इन्होंने। हम लोग लगातार कहते रहे और फिर बीजेपी के पास जवाब किया। जब चुनाव आयोग को शिकायत की गई तो चुनाव आयोग ने खाना पूर्ति कर करके कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। क्या ये बता सकते हैं क्यों कार्रवाई हुई थी उनके ऊपर? क्या वोट रोकने का अधिकार था? क्योंकि वोट लूटने पे चर्चा ना हो। ये लोग लूटने वाले लोग हैं, इनके लिए लोग कोई मायने नहीं रखते, लोग मायने नहीं रखते। इन्होंने तंत्र से समर्थन लिया और तंत्र से ही अन्याय कर रहे हैं। उनका सीधा साधा फार्मूला है, पहले वो अन्याय करते हैं, अगर आप अन्याय का विरोध करोगे तो आप उन्हीं के अधिकारी आपके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज करा देंगे। क्या जियाउल इस्लाम वहां थे? हमारे विधायक वहां थे, सांसद थे क्या वहां? जियाउर रहमान, कोई बता दे। वो बेंगलोर में थे, वो अपने कार्यक्रमों में थे, संभल में नहीं थे। और ये तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको नहीं पता। आप में से सब उत्तर प्रदेश के लोग हैं। अगर प्रेस के लोग भी सच दिखा दें तो उन पे भी कार्रवाई हो जाती है। और मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बीजेपी के नेता ने कपड़े उतार करके प्रेस को मारा था, पूरे कपड़े उतार दिए थे। क्या कार्रवाई हुई बताइए आप? क्या प्रेस के लोग सुरक्षित हैं यूपी में? और अपना चुनाव जो लूटा है उसको छिपाने के लिए इन्होंने, सरकार ने जानबूझ करके किया है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि साबरमती फिल्म देख करके उन्हें लगा कि उन्हें भी बड़ा नेता बनना है, इसलिए ये सब कुछ कराया गया है। सदन में इसको उठाएंगे। मैं हमारे सभी सांसद
और तमाम विपक्ष के लोग इस सवाल को उठाना चाहते थे, लेकिन सदन में नहीं उठने का मौका दिया। कल भी नहीं मिलेगा मौका, जब मिलेगा तब ये सवाल उठाया जाएगा और हमारा डेलीगेशन भी जाएगा वहां के लोगों के दुख दर्द परेशानी। और फिर सरकार के हाथ में सब कुछ है, अज्ञात में नाम डाल दिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कानपुर में जब दंगा हुआ था, अज्ञात में नाम लिख करके बड़े पैमाने पर पुलिस ने अन्याय किया था। पुलिस ने लूटा था पैसा और पुलिस अधिकारी को उन्हें हटाना पड़ा था, और यही आरोप था उन पर कि उन्होंने पैसा ज्यादा लूट लिया। अब बोल दिया, इसके बाद क्या बोलेंगे? लोगों ने वोट नहीं डाला, तंत्र से ही उन्होंने वोट डाल दिया और तंत्र से ही रिकॉर्ड बना करके जीत हासिल कर ली। आज आप लोग इस मामले को लेकर आदित्यनाथ जी की तरफ इशारा है आपका? साबरमती सरकार करा रही है। और आपको बहराइच का नहीं पता, उन्हीं के विधायक ने बीजेपी के अपने कैडर के ऊपर एफआईआर लगाई, और एफआईआर में देखिए धाराएं क्या लगी हैं। जब बीजेपी का विधायक कह रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता नेताओं पे आरोप लगा रहा, और बाकायदा पीस कमेटियां बनती हैं, बाकायदा चीजें बातचीत से हल होती हैं क्या। और अब इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है संभल से जुड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर, संभल में हुई हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल के सांसद जियाउर रहमान बख्श पर एफआईआर दर्ज की गई है। सुहेल इकबाल पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सदर विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे हैं सुहेल, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही 400 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। घटना में 15 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही ये बता दें कि अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। पुलिस ने अब तक की जो कार्रवाई की है, 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। और जो हिंसा संभल में भड़की, उसके बाद 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कई लोग, दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से कई पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। और संभल में हुई हिंसा पर प्रियंका गांधी का क्या कुछ कह रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, संभल उत्तर प्रदेश में अचानक उठे विवाद को लेकर राज्य सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने संवेदनशील मामले में बिना दूसरा पक्ष सुने, बिना दोनों पक्षों को विश्वास में लिए प्रशासन ने जिस तरह हड़बड़ी के साथ ये कार्रवाई की, वो दिखाता है कि सरकार ने खुद माहौल खराब किया है। प्रशासन ने जरूरी प्रक्रिया और कर्तव्य का पालन भी जरूरी नहीं समझा। ये ट्वीट किया है राष्ट्रीय महासचिव, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने। सत्ता में बैठकर भेदभाव, अत्याचार और फूट फैलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जनता के हित में ये नहीं है और ना देश के हित में है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेकर न्याय करना चाहिए। प्रदेश की जनता से मेरी अपील है कि हर हाल में शांति बनाए रखें। साफ फैसल ने कुल 200 लोग और 6 नामजद लोगों के खिलाफ जो है, क्योंकि उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो जानते भी हैं, 6 नामजद लोग और 200 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा जो है उन्होंने लिखवाया है। दीपक राठी नाम के हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, जो भी कल घायल भी हुए थे, उनके द्वारा, जो यहाँ के एकता चौकी प्रभारी भी हैं, 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं, जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 बीएनएसएस का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत, कोर्ट एंड अनकोर्ट, इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। और चलिए अब इसी मुद्दे पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तौकीर, अभी फिलहाल संभल में किस तरह का माहौल बना हुआ है? 24 घंटे बीत चुके हैं इस पूरी वारदात को, संभल में जो हिंसा भड़की, उसके बाद अभी भी स्थिति तनावपूर्ण ही है। फिलहाल क्या अपडेट है वहां से?
तो तौकीर किदवई हमारे संवाददाता, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन तब तक के लिए जो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस निगरानी कर रही है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। हाल फिलहाल के लिए संभल में सुरक्षा को देखते हुए, सुरक्षा के मद्देनजर जो भी कुछ इंतजाम पुलिस प्रशासन यहां पर कर रही है वो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। और तौकीर किदवई हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौकीर, 24 घंटे से ज्यादा का समय अभी बीत चुका है जो हिंसा संभल में भड़की, उसके बाद अभी वहां पर फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? देखिए, मैंने बताया आपको कि संभल के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क और वहां के जो विधायक हैं नवाब इकबाल महमूद, उनके बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है। और इसके अलावा करीब 2500 लोग नामजद अज्ञात हैं जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है। अब तक 22 एफआईआर हो चुकी हैं और 25 से ज्यादा लोग इसमें हिरासत में लिए गए हैं। एसपी सहित 22 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं और अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 5 दिन तक बाहरी लोगों का आने पर रोक लगा दी गई है। इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है और आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई को लेकर पुलिस दावा कर रही है कि आगे गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल माहौल तनावपूर्ण है क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं लोगों के बीच रोष भी बढ़ रहा है। अब फिलहाल समाजवादी पार्टी के जो ये 2 नेता हैं, एक विधायक और एक सांसद, इनके पुत्र और सांसद के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है, अब ये माना जा रहा है कि पब्लिक में कहीं इसको लेकर भी रोष ना व्याप्त हो, इसको लेकर पुलिस फिलहाल अलर्ट मोड पर है। इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं, वहां पर एक अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल बताया जा रहा है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील किया गया है, बाहर से कई फोर्सेस को बुलाया गया है, अन्य जिलों से फोर्सेस को बुलाया गया है और खासकर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर गलियों में पुलिस की तैनाती की गई है। लोगों को घरों से निकलने पर मना किया गया है। अभी फिलहाल अगर वहां के माहौल की बात करें तो जो स्थिति है वहां की, गलियों में सन्नाटा है, सड़कों पर भी लोग नजर नहीं आ रहे हैं, दुकानें भी अमूमन बंद है। एक कर्फ्यू जैसा माहौल जरूर नजर आ रहा है। तनावपूर्ण शांति आप कह सकते हैं अभी फिलहाल संभल में बनी हुई है और अभी 26 तारीख के ये रिपोर्ट जब सौंपी जाएगी और 29 को जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो वहां तक स्थिति को नियंत्रित करना पुलिस के लिए जरूर चुनौती बना हुआ है। चलिए ठीक है, आप बने रहिए। और एक और बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है वो भी आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, लोकसभा अध्यक्ष से सपा सांसद ने मुलाकात की, सदन में संभल हिंसा पर चर्चा की मांग की है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की, उनसे मिले और सदन में संभल हिंसा पर चर्चा की मांग की है। जो भी कुछ हिंसा इस दौरान भड़की संभल में, और अभी शीतकालीन सत्र का आगाज आज से हो चुका है जो कि 26 दिनों तक चलना है। और आज पहले दिन आगाज के साथ, सदन की कार्रवाई के आगाज के साथ आज समाजवादी पार्टी सांसद और तमाम और सांसदों ने यह अपील की कि संभल में भड़की हिंसा पर चर्चा होनी चाहिए। और लगातार हमारे संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। तौकीर किदवई, अब इस हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन पूरे यहाँ पर इंतजाम कर रही है, सुरक्षा के मद्देनजर निगरानी कड़ी रखी जा रही है, इंटरनेट सेवाएं बंद की है, स्कूल बंद की है, लेकिन अब वार पलटवार की राजनीति भी इस पर शुरू हो गई है। पुलिस प्रशासन ने जो भी कुछ इस हिंसा के दौरान किया, पुलिस प्रशासन का कहना है जिन भी लोगों की मौत हुई वो पुलिस फायरिंग में नहीं हुई बल्कि जो आरोपी लोग हैं उनकी फायरिंग में हुई है। लेकिन जो विपक्ष है उसका कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी का गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है और इस तरह का रवैया यदि ना अपनाया होता तो ऐसी स्थिति ना होती। देखिए, अभी जिन लोगों की मौत हुई है उनके पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को भी जाना है और वहां पर उनका अंतिम संस्कार भी होना एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए है। लेकिन इस बीच जो नेताओं की बयानबाजी है वो भी जो संभल का मुद्दा है वो अब बड़ा होता जा रहा है। संसद में चर्चा की मांग जो AIMN चीफ असदुद्दीन ओवैसी हैं उन्होंने भी की है और संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी की है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। जो सांसद अभी हाल फिलहाल वायनाड की हुई है प्रियंका गांधी, उनकी तरफ से ट्वीट आया है। राम गोपाल यादव जो पार्टी में महासचिव है समाजवादी पार्टी में, उनका बयान आया कि ये पूरी तरह से शासन प्रशासन का फेलियर है। जब इस तरह का मामला उनको पहले से पता था तो पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए। तो फिलहाल राजनीतिक के जो बड़े चेहरे हैं उनकी तरफ से संभल को लेकर चर्चा की जा रही है और बयान दिए जा रहे हैं। इसी बीच
जो जमीयत उलेमा हिंद है उसकी तरफ से भी एक लेटर जारी किया गया और कहा गया है कि ये मौत का आंकड़ा 4 नहीं 6 है और उनके पास इसके पुख्ता सबूत भी हैं। उन्होंने एक लेटर जारी किया और 6 मौतों की पुष्टि की है। फिलहाल जो घायलों की संख्या है वो भी एक बड़ी संख्या में लोग वहां अस्पतालों में भी बताए जा रहे हैं और खासकर जहां पर वाहनों को जलाया गया हिंसा के दौरान जो वाहन फूके गए उनकी भी लिस्ट पुलिस तैयार कर रही है। अब तक 22 एफआईआर होने का मतलब यह है कि उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना सुनिश्चित किया जाएगा जो भी लोग इस हिंसा में शामिल थे। 6 लोग नामजद किए गए हैं अब तक और 21 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस पूरे मामले में कहा था कि ये सिर्फ क्योंकि कुंदरकी संभल की लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और वहां पर चुनाव भी हुआ है और बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है, लेकिन वहां पर 65% मुस्लिम आबादी है। इसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि वहां पर धांधली की गई है, लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया है और इस मुद्दे पर चर्चा ना हो, इसलिए ही कुंदरकी के ऊपर चर्चा ना हो, इसलिए संभल की जामा मस्जिद को मुद्दा बनाया जा रहा है। फिलहाल जो वरिष्ठ कई ऐसे पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं राजनीतिक, उनका भी कहना है कि जल्दबाजी में फैसले लिए गए। कोर्ट की तरफ से बिना विपक्ष को सुने ही फैसला दिया गया सर्वे का और इसके बाद कुछ घंटे में ही सर्वे टीम पहुंच जाती है और उसके चौथे दिन फिर एक बार सर्वे होता है। तो जाहिर तौर पर कई चीजें जल्दबाजी में फैसले लिए गए इसमें और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम नहीं किए गए थे। लोकल इंटेलिजेंस भी पूरी तरह से फेल हुआ है, चाहे वो बरेज का मामला हो उसके पहले और चाहे वो हाथरस में 123 लोगों की मौत भगदड़ में हो गई थी, इस तरह के मामलों में भी लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर देखा गया था। फिलहाल संभल के मामले में भी कहा जा रहा है कि लोकल इंटेलिजेंस के पास इनपुट्स नहीं थे, उनके पास जानकारी नहीं थी कि किस तरह का मामला बिगड़ सकता है, किस तरह की फोर्सेस और लेनी चाहिए थी, क्या वहां के जो उलेमा हैं, जो जामा मस्जिद के इमाम हैं, क्या उनको विश्वास में लेकर इस तरह का सर्वे कराया जा सकता था। उनसे बातचीत के बाद सर्वे की जो प्रक्रिया है उसको भी अमल में लाया जा सकता था। जो वहां के संभ्रांत लोग हैं उनके साथ बैठकें की जा सकती थी और जो सुबह 6:30 बजे सर्वे कराने की जरूरत पड़ी इसको 12, 1 या 2 बजे तक भी किया जा सकता था। रविवार का दिन था, अमूमन लोग अपने घरों में थे, ऐसे में पब्लिक को किस तरह से समझाया जाए, पीस कमेटी की मीटिंग करके लोगों को बताया जाए कि सर्वे सिर्फ एक सर्वे है, ना कि कोई फैसला है। और कोर्ट में भी सुनवाई शुरू हो रही है, लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। अपनी बात रखने के लिए बहुत सारी जगहें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं संवाद की कमी है देखने को मिली है। पुलिस को जैसे ही वहां से कोर्ट ने कहा है उसके 1.5 घंटे बाद सर्वे कमेटी वहां पहुंच जाती है, सर्वे की टीम पहुंच जाती है। और इसके अलावा जब वहां पर पुलिस यानी कि जब रविवार को सर्वे होना था उस सर्वे में जब गए हैं लोग तो वहां पर नारेबाजी की गई है। इस वजह से भी हिंसा भड़काने का आरोप लगा है कि वहां पर जब लोग सर्वे कमेटी की टीम पहुंची है उसमें जो अधिवक्ता थे और उनके साथ कुछ अन्य लोग थे वो वहां पर जो धार्मिक नारे लगा रहे थे उसकी वजह से माहौल जरूर बिगड़ा और लोगों के बीच रोष पैदा हुआ। तो जाहिर तौर पर जो पुलिस की जो कम्युनिटी पुलिसिंग है उस पर सवाल खड़े हुए कि क्या वहां के संभ्रांत लोगों से अगर बातचीत करने के बाद इस प्रक्रिया को अमल में लाया जाता तो हिंसा को रोका जा सकता था, लोगों की जानें बचाई जा सकती थी और जो शांति व्यवस्था है वो भी बनी रहती। क्या जल्दबाजी के फैसले की वजह ही संभल की हिंसा है? जी चलिए ठीक है, नजर आप बना रखें तौके के इस पे और जानकारी आपसे आगे लेते रहेंगे। फिलहाल जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये जो घटना हुई है मतलब इतनी अफसोसजनक है कि जिसका कि मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ये एक प्री प्लान घटना है और अफसोस की बात यह है कि इसमें खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज़्यादा बुरा हाल शायद आज़ादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। और जिस प्रकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, जब पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया 1991 में कि 1947 15 अगस्त से जो धार्मिक स्थल मस्जिद नहीं, जो भी धार्मिक स्थल अस्तित्व में है उनके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो अपने उसके अंदर ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद कि जगह जगह याचिकाएं दारी जा रही हैं और सेम डे पर उसमें आदेश हो रहे हैं। सर्वे और डीएम और एसपी ने उसी दिन जाकर के सर्वे कराया और सर्वे करा करके हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे फिर भी हमने करा दिया। लेकिन जुमे के दिन जब नमाज का वक्त था तो बहुत पुलिस फोर्स तैनात की, लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया वहां पर। उसके बावजूद हमने कहा कि कोई किसी प्रकार की कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है, आप नमाज पढ़ें, जो लोगों को नहीं पढ़ने दे रहे वो दूसरी मस्जिद में पढ़ लें। लेकिन जिस दिन ये घटना कल घटित करी है, जबरदस्ती मैं पूछना चाहता हूँ दोबारा सर्वे करने का मतलब क्या बनता था? अगर एक बार सर्वे कंप्लीट हो गया दोबारा सर्वे करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लाते।
ये न्यायपालिका के आधार पर वहां पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। 20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। निष्पक्ष कार्रवाई होगी। आज मामला उठाया जाएगा। घटना दुखद है, दर्दनाक है, हृदय विदारक है। उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि अब कोई अग्रिम इस तरह का प्रिय घटना न हो। देखिए, संभल में जो सर्वे था वो न्यायालय के आदेश से उस सर्वे टीम गई थी। अब न्यायालय के आदेश से न्यायपालिका के निर्णय पे अगर कोई कार्य कर रही है कार्यपालिका और उस पर पथराव हो या उस पर व्यवधान हो कि किस तरह से ये परिस्थितियां निर्मित हुई है, उसकी निश्चित तौर से जांच भी हो रही है। और अगर ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह के परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं, जो दोषी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। स्थानीय सांसद उन पर ही एफआईआर दर्ज होगी। जब वो वहां थे ही नहीं कल घटना वाले दिन, ही वॉज आउट, ही वॉज इन बेंगलोर, वो कहाँ थे वहां? तो सब झूठ है सब। सर, क्या मांग करेंगे आप, किस तरीके से देख रहे हैं? हम ये मांग करते हैं कि जिन लोगों ने गोली चलाई है, जिनके लिए जिम्मेदार वहाँ के डीएम एसपी हैं, इन पे हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए। आज भी सर राज्यसभा एडजर्न कर दी गई है। राज्यसभा एडजर्न कर दी गई। हम लोगों ने मामला उठाया था, इनका नोटिस था सस्पेंशन का, नहीं दिया। जब ये कहा कि अगर बोलने नहीं दोगे तो बैल में आ जाएंगे, तो इसलिए तो संभल का विषय बड़ा विषय है और संभल में 4 लोगों की जान गई। 4 लोग जान अहमियत रखती है। कोई सब धन्ना सेठ के बेटे नहीं, सब गरीब लोग हैं और जिनकी जान गई। मैं फिर कहूंगा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई कारण रहता है। उस कारण को जानना भी बहुत जरूरी है। और जिस तरह से लगातार कभी किसी धार्मिक स्थल पे कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की और उसको उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। देश में नफरत फैलाएगी, नुकसान। संभल में कट्टरपंथी मुस्लिम समाज के द्वारा पुलिस के ऊपर जिस प्रकार से आक्रमण किया गया, पथराव किया गया, गोलियां चलाई गई, आगजनी की गई, वो घोर निंदनीय है। राहुल गांधी, वहां के सांसद, इन जैसे नेताओं समेत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं, कट्टरपंथी मौलानाओं ने जिस प्रकार से इस अंधी हिंसा का समर्थन किया है, वह चिंताजनक है। हमारी मांग है कि दंगा करने वालों और इन नेताओं को जिन्होंने भड़काया है, इनको तुरंत गिरफ्तार करके इन पर रासुका लगाई जानी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि 3 से ज्यादा मौतों की जो खबर, हत्या की खबर आ रही है पुलिस के द्वारा, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अनंजय कुमार पर है, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया। क्या अनंजय कुमार, जो पहले से ही समाजवादी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं, घटना घटी है सर? दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। कानून को तोड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। और चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। संभल में हिंसा के बाद बरेली में भी अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस ने संवेदनशील जगहों पर मार्च निकाला है। कोतवाली से चौकी चौराहे तक फ्लैग मार्च निकाला गया है। एसपी सिटी और सीओ सिटी की मौजूदगी में ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। साथ ही आपको बता दें कि संभल की घटना के बाद अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। संभल के आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, जैसे रामपुर और बरेली, इन क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।